Hello friends, my name is Anshuman Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Arena. Today we are going to discuss about the acid base balance. Acid base balance कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस किस टाइप से मेंटेन किया जाता है। चलिए तो उससे पहले जानते हैं कि एसिड बेस बैलेंस के बारे में कि एसिड और बेस को किस टाइप से मेजर किया जाता है। तो आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पीएच स्केल का नाम सुना होगा। तो पीएच स्केल क्या होती है? ये एक प्रकार की स्केल होती है, उसमें 1 to 1 से लगाकर 14 तक मार्किंग होती है। ओके, 1 से लगाकर 14 तक मार्किंग होती है, जिसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है 7 पर। न्यूट्रल पॉइंट का मीन्स होता है यहां जिस भी सॉल्यूशन, जिस भी सब्सटेंस की पीएच अगर 7 होती है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर इससे नंबर कम होता है, 7 से अगर वॉल्यूम कम होती है, वैल्यू कम होती है, तो वो होता है एसिड। और 7 से वैल्यू ज्यादा होती है इस तरफ, तो उसे हम कहते हैं बेस। या फिर उसका नेचर कैसा होता है? एल्केलिक नेचर, एल्केलिक नेचर। ओके, और ये कौन सा हो गया? एसिडिक नेचर। दोनों चीजें समझ में आई। अब एक चीज और है कि जितना आप नंबर कम करते जाएंगे एसिड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, और इधर जितना आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही वो एल्केलिक नेचर उसका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी पीएच स्केल की। ओके, तो आइए हम बॉडी के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयंस की। किसकी? हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयन बॉडी में क्या करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी के अंदर 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वोलेटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। ये याद रखिए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। एक फॉर्म है वोलेटाइल फॉर्म, एक आती है नॉन वोलेटाइल फॉर्म एच आयंस। एच आयन किसको डिनोट करते हैं? एसिड्स को। ओके, एसिड को। जिसमें एच आयन प्रेजेंट होंगे, जिसमें एच आयन प्रेजेंट होंगे वो एसिडिक होगी, और जिसमें एच आयन प्रेजेंट नहीं होंगे वो एल्केलिक नेचर के सब्सटेंसेस होंगे या सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो ये है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को हम और क्या कह सकते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या कह सकते हैं? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और नॉन वोलेटाइल को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं CO2 की फॉर्म में। ओके, किसमें होते हैं? CO2 की फॉर्म में। तो वोलेटाइल एसिड को कौन कंट्रोल करता है? इन्हें कंट्रोल करते हैं लंग्स। ठीक है, इन्हें रेगुलेट कौन करेगा? लंग्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स को रेगुलेट कौन करेगा? किडनी। ओके, कौन करेगा? किडनी। ये तो बात हो गई एच आयंस की। ओके, यहां हम एक और बात देखते हैं कि एच आयन बॉडी में अगर बढ़ जाए तो क्या होता है। एच आयन बॉडी में बढ़ेंगे तो किस फॉर्म में बढ़ेंगे? जैसे कि CO2 अगर बॉडी में इंक्रीज हुई, अगर CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पीएच लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? कार्बोनिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज होगा, और कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? ब्लड की पीएच कम हो गई। पीएच कम होने का मतलब क्या हुआ? एसिडोसिस, एसिडोसिस। ओके, ये लेटर थिंग है, हम बाद में पढ़ेंगे एसिडोसिस और एल्केलोसिस के बारे में, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस दोनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी हाइड्रोजन आयंस की, हाइड्रोजन आयन की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम बफर सिस्टम की। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर सिस्टम की। बफर सिस्टम, तो बफर सिस्टम क्या होता है?
बॉडी के अंदर एसिड और बेस को रेगुलेट करने के लिए जो सिस्टम होता है वो होता है बफर सिस्टम। क्या होता है? बफर सिस्टम। ये क्या काम करता है? एक तो करता है ये एब्जॉर्प्शन, एक तो कर सकता है ये एब्जॉर्प्शन, और एक करेगा ये रिलीज। क्या करेगा ये? रिलीज। तो एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में करेगा, रिलीज किस कंडीशन में करेगा, और किसको करेगा? हमने बात की थी एच आयंस की, हमने बात की थी एच आयंस की। जब बॉडी के अंदर एच आयन एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और एच आयन अगर बॉडी के अंदर कम हो गए तो क्या करेगा? रिलीज करवाएगा। ओके, इट इज वर्क एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तरह भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे? कि ये एच आयन जब बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो ये क्या करता है? इनको कैरी करके लंग्स तक लेके जाता है। कहां तक लेके जाता है? लंग्स तक। और लंग्स से क्या होता है? बॉडी, लंग्स से क्या होता है? बॉडी से एक्सक्रिएट कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ओके, जिससे क्या होगा कि जो एक्सेसिव अमाउंट में एच आयन है वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे। लंग्स उनको CO2 के जरिए, लंग्स उनको CO2 के जरिए बॉडी से एक्सक्रिएट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो ये हो गई हमारी बफर सिस्टम की बात। ओके, और अब देखते हैं कि वेरियस जो सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर वो किस टाइप से एसिड बेस को बैलेंस रखते हैं। ओके, वो किस टाइप से एसिड और बेस को बॉडी के अंदर बैलेंस रखते हैं। तो हम नॉर्मल ब्लड में नॉर्मल पीएच देख लेते हैं। नॉर्मल पीएच क्या होती है ब्लड की, वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45। ये हमारी ब्लड की नॉर्मल पीएच है। तो और एवरेज माने तो एवरेज होती है 7.40। ये हमारी ब्लड की पीएच होती है। तो एसिड बेस बैलेंस किस पे डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है। अगर 3.5 7.35 से कम हो रही है तो वो एसिडोसिस में चले जाएगा, और अगर 4.5 से ज्यादा हो रही है तो वो एल्केलोसिस में चला जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मल वैल्यू में रखने के लिए बॉडी किस टाइप से काम करती है वो हम देखेंगे कि बॉडी के कैसे कैसे सिस्टम है जो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए, इसी नॉर्मल फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कौन सा है? हीमोग्लोबिन सिस्टम। हीमोग्लोबिन सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। हीमोग्लोबिन सिस्टम, तो इसमें क्या देखेंगे हम? इसे दूसरा नाम है इसका क्लोरीन सिस्टम। अब क्लोरीन सिस्टम इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें मेन क्लोरीन का रोल होता है। यहां हम डायग्राम से समझेंगे इसको कि जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल हो गई हमारी आरबीसी। ओके, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है क्लोरीन Cl-, ये क्लोरीन प्रेजेंट है। सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ICF। और सेल के जो बाहर फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ECF। ओके, तो ECF में क्या प्रेजेंट है? HCO3 बाइकार्बोनेट। बाहर क्या प्रेजेंट है? HCO3, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो जैसे ही HCO3 की मात्रा ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर एक्सेस हो जाती है तो ये क्या होता है? इसका ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ये HCO3 सेल के अंदर चली जाती है। और सेल के अंदर ये तो चली जाएगी, अब इसको जगह तो चाहिए बैठने के लिए, तो बैठने के लिए जगह कौन देगा? क्लोरीन, और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ओके, तो जैसे कि इसके एक अणु, इसका एक एटम अगर अंदर जाता है सेल के अंदर तो क्लोरीन का एक एटम बाहर निकल जाता है, क्लोरीन का एक अणु बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से ये मेंटेन होता है। कब तक होता है? जब तक कि पीएच नॉर्मल लेवल पर ना आ जाए। तो ये हमारा क्लोरीन सिस्टम होता है। सेम एज ऐसे ही जस्ट इसका ऑपोजिट भी होता है। जब ECF के अंदर
HCO3, अब इस बार बढ़ा हुआ नहीं है, HCO3 कम है, अमाउंट कम है, तो ECF को जरूरत है, तो वो कहां से लेगा, तो वो लेगा जो RBC है, जो सेल है उसके अंदर से, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, HCO3 प्रेजेंट है, तो ये तो क्या होगा, ये तो आ जाएगा ECF में, मतलब बाहर आ जाएगा, और जो क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है ECF के अंदर, जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो क्लोरीन चला जाएगा इसकी जगह। तो ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, एक दूसरे को जगह देते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ठीक है, ये क्या हुआ कि बॉडी इसको बैलेंस कर रही है हीमोग्लोबिन सिस्टम के थ्रू। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है प्रोटीन प्लाज्मा सिस्टम। बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड हमारा है प्रोटीन प्लाज्मा सिस्टम, प्रोटीन प्लाज्मा सिस्टम बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें क्या करता है, इसमें एबिलिटी होती है H आयन को रिलीज करने की, H आयन को रिलीज करने की। जब बॉडी में अगर H आयन कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेगा, H आयन को रिलीज करेगा। तो एल्केलिक कंडीशन को ये संभालता है, जब भी बॉडी में एल्केलिक नेचर बढ़ जाता है तो H आयन को रिलीज करके उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर आता है। तो सेकंड हो गया हमारा प्रोटीन प्लाज्मा सिस्टम। इनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से इनको बता रहा हूं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो तीसरी चीज आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट सिस्टम। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है। एक तरफ हम लिख लेते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड, और एक तरफ हो गया HCO3 बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो ये एक अनुपात में होता है और ये 20 अनुपात में होता है। अगर इनके बीच का रेशियो देखें तो H2CO3 1 है और HCO3 जो बाइकार्बोनेट्स है वो 20 है। तो ये इसका एक अनुपात होता है, 1 नंबर और ये 20। तो जब बॉडी के अंदर ये रेशियो मेंटेन रहेगा तब अपन कह सकते हैं कि पीएच कितना है, तब अपन कह सकते हैं पीएच 7.35 टू 7.45 पर मेंटेन है, या 7.40 जो एवरेज होता है वहां मेंटेन है। इस पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये रेशियो मेंटेन होना जरूरी है कि कार्बोनिक एसिड इतने होने चाहिए और HCO3 इतने होने चाहिए। ठीक है, HCO3 इतने होने चाहिए। आगे समझ में? तो यहां एक और बात करते हैं कि H2CO3 को कौन मेंटेन करता है, कार्बोनिक एसिड को कौन मेंटेन करता है, लंग्स, और HCO3 को कौन मेंटेन करता है, किडनी। ठीक है, तो आपको कार्बोनिक और बाइकार्बोनेट सिस्टम समझ में आ गया। दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बॉडी में H2CO3 कार्बोनिक एसिड या CO2 या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ गया तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा ये HCO3। कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइकार्बोनेट्स, और बाइकार्बोनेट्स बढ़ जाते हैं तो H2CO3 इसको न्यूट्रलाइज करेगा। आगे समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं अब फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम की हमारा फोर्थ है फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये सेम कार्बोनिक एसिड
और बाइकार्बोनेट सिस्टम की तरह काम करता है। सेम जो हमने पीछे पढ़ा उसी की तरह ये भी काम करता है, सेम बिल्कुल एक ऐसे ही काम करता है। ये भी क्या करता है, H आयन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो HCO3 रिलीज करवाता है, और HCO3 अगर बाइकार्बोनेट बढ़ जाए तो H आयन को रिलीज करवा के उनको न्यूट्रलाइज करके पीएच को यहां इस फॉर्म में मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लंग्स की, कि हमारे लंग्स एसिड बेस को कैसे मेंटेन करते हैं। जहां मैं बार बार नाम ले रहा हूं लंग्स और किडनी, तो लंग हमारे किस टाइप से मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। तो ये शुरू करते हैं, जिसमें अगर देखिए पीएच लेवल हो गया डिक्रीज, कंडीशन है कि बॉडी के अंदर पीएच लेवल डिक्रीज हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा CO2 को रिलीज कर सके। ठीक है, अगर बॉडी में पीएच लेवल कम हो गया, 7 से पीएच लेवल कम हो गया, क्या हो गया, एसिडोसिस। तो ऐसी कंडीशन में लंग क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देंगे, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देंगे, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर निकालना है, और CO2 क्या है, कार्बनिक एसिड। अगर CO2 अगर एसिड बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पीएच लेवल अपने आप पीएच लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। जब हमने पीछे बात की थी कि अगर CO2 कम होगी तो क्या होगा, पीएच लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां लंग्स क्या काम किया, लंग्स ने काम किया कि रेस्पिरेटरी रेट और ये बढ़ा दी, और ये कितने मिनट में 10 to 30 सेकेंड्स लगते हैं इनको, ये प्रोसेस करने में 10 to 30 सेकेंड लेता है। लंग एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए, बफर सिस्टम करने के लिए 10 से 30 सेकेंड लेता है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं जस्ट ऑपोजिट कंडीशन की। इस बार क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। पीएच इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, एल्केलोसिस। तो कौन सी कंडीशन हो रही है, पीएच इंक्रीज में एल्केलोसिस की कंडीशन अगर बॉडी में हो गई तो लंग उनको कैसे मेंटेन करेगा। तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में क्या चेंज होगा, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ हो जाएगी डिक्रीज, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि उसको क्या करना है, कार्बोनिक एसिड को बॉडी के अंदर रोकना है। कार्बोनिक एसिड का सोर्स क्या है, CO2। ठीक है, तो CO2 को जब वो रिटेन करेगा, CO2 को अगर बॉडी के अंदर रिटेन करेगा, रोकेगा, तभी तो बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा। तो और एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा, अगर CO2 बढ़ी, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, पीएच हो जाएगी कम। ओके, तो ये इस टाइप से मेंटेन करेगा। ये भी 10 to 30 सेकेंड्स के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगी। लंग्स बॉडी के अंदर 10 to 30 सेकेंड्स में बफर कर लेते हैं, मींस बैलेंस बिठा लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोटेशियम किस टाइप से बॉडी में मेंटेन करता है। चलिए उससे पहले हम पढ़ लेते हैं किडनी के बारे में। लंग्स को पढ़ लिया, अब किडनी किस टाइप से मेंटेन करती है। तो किडनी का तो सीधी सी बात है, ये H आयन का कुछ नहीं, किडनी का ये सीधी सी बात है। पहली कंडीशन हुई एसिडोसिस को वो कैसे मेंटेन करेगी, एसिडोसिस को वो कैसे मेंटेन करेगी, HCO3 बाइकार्बोनेट्स को बॉडी के अंदर रिटेन करके। ठीक है, बॉडी में HCO3 को तो रिटेन करेगी, मतलब रोकेगी, और जो H आयंस हैं उनको बॉडी से एक्सक्रिएट करेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनका वर्क करती हैं कि H आयन को तो वो बॉडी से बाहर निकालेगी किडनी। ठीक है, और HCO3 जो बाइकार्बोनेट्स है उनको बॉडी के अंदर रोकेगी, तभी तो पीएच मेंटेन होगा।
जस्ट इसकी ऑपोजिट कंडीशन में देखते हैं एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है। एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, एल्केलोसिस इसमें क्या करेगी, जस्ट इसका उल्टा कि HCO3 को तो बाइकार्बोनेट्स को तो क्या करेगी, रिलीज करेगी, मतलब बाहर निकाल देगी, एक्सक्रिएट करेगी, और H आयन को बॉडी के अंदर स्टॉप करेगी, रोकेगी। उससे क्या होगा, उससे भी पीएच मेंटेन होगा। अपने को यहाँ क्या करना है, यहाँ पीएच का लेवल अपने को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, H आयन को रोकना पड़ेगा और HCO3 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारी किडनी एसिड बेस को बैलेंस करती है। आपको अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एसिड बेस कैसे काम करता है, कैसे किडनी काम करती है, कैसे लंग्स काम करते हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या एल्केलोसिस हो, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लास्ट जो पॉइंट है, कि लास्ट पॉइंट कौन है, कि पोटेशियम। पोटेशियम कैसे इसमें पार्ट लेता है वो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कि पोटेशियम कैसे पार्ट लेता है एसिड बेस बैलेंस में। पहली कंडीशन हम देखते हैं एसिडोसिस की, पहली कंडीशन हम देख रहे हैं एसिडोसिस की, ध्यान से समझिएगा। एसिडोसिस की कंडीशन में क्या हुआ कि ECF, वही ECF वाली बात, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में H आयन इंक्रीज हो गए। क्या हुआ, H आयन इंक्रीज हो गए, तो इसको मेंटेन कौन करेगा, सेल। ये रही हमारी सेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम। क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम। तो जब H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर ECF के अंदर बढ़ जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे इसके अंदर चले जाएंगे। जैसा वहां क्लोरीन सिस्टम, क्लोरीन किसके साथ ट्रांसफर हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, वो हुआ था HCO3 के साथ। वैसे ही जो H आयन्स हैं वो पोटेशियम के साथ अपना जगह बदलते हैं। तो ये जो H प्लस आयन है वो तो चला जाएगा सेल के अंदर पोटेशियम की जगह, और ये जो पोटेशियम है वो निकल जाएगा बाहर। बाहर कहां, ECF के अंदर। ठीक है, H आयन तो चले गए सेल के अंदर, और सेल में जो पोटेशियम था, H आयन को जगह देने के लिए पोटेशियम बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो यहाँ आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ECF में अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो अपने को कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया। कौन सी देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया। ओके, तो एसिडोसिस एसोसिएट होता है हाइपरकैलेमिया से। तो कोई पूछे कि एसिडोसिस, एग्जाम में अगर पूछे कि एसिडोसिस की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया किस टाइप से होता है, तो वो ये प्रोसेस होती है। ओके, अब अपन कंडीशन दूसरी वाली, जस्ट इसकी ऑपोजिट कंडीशन लेते हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में हो रहा है एल्केलोसिस। क्या हो रहा है बॉडी में, एल्केलोसिस। एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, H आयन कम होंगे। कहां कम होंगे, ECF के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में H आयन्स होंगे कम। H आयन्स कम होंगे तो क्या होगा, ये रही हमारी फिर से सेल। अब जो पोटेशियम है, अब ये जो H आयन है जो कम है, तो अपन सेल से लेगा। ये जो ECF है वो ICF से लेगा। ICF पता है क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो H आयन प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन अलग अलग है, एक ही मत समझ लेना कि जो H आयन सेल के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो बाइकार्बोनेट्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट थे, वो ECF में आ गए उसका वैल्यू मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो H आयन है वो चला जाएगा बाहर। तो H आयन तो चला गया बाहर, कहां, ECF के अंदर। और जो पोटेशियम यहाँ था, अब वहां जो जगह खाली हुई है उसको भरने कोई तो जाएगा, तो वो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सेल के अंदर चला गया। ठीक है, तो एल्केलोसिस में कौन सी कंडीशन देखने को मिली, जो ECF में जो पोटेशियम था वो तो सेल के अंदर चला गया, तो फ्लूइड में बचा क्या, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं हुआ तो अपना पोटेशियम हो गया कम, तो इसको कहेंगे हाइपोकैलेमिया। तो एसिडोसिस की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, और एल्केलोसिस की कंडीशन में हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल
क्या होता है, तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अगर 3.5 से कम होगा तो हाइपोकैलेमिया और 5.0 से ज्यादा होगा तो वो हो गया हाइपरकैलेमिया। यहां मैंने आपको वैल्यू भी बता दी है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।